हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर ये पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 18th सेंचुरी का सिनेरियो क्या था और कौन कौन जो प्लेयर्स हैं जो कि इन्वॉल्व थे 18th सेंचुरी के ट्रांजिशन टाइम में, और क्यों 18th सेंचुरी को इंडिया का डार्क एज कहा जाता है। तो ये लेक्चर के बाद आने वाले लेक्चर्स जो आएंगे यूनिट 1 के 3 लेक्चर्स इसके अंदर क्युमुलेट होंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें सबसे पहला आएगा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर 1707 से 1857 तक। फिर उसके बाद राइस ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, राइस ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। उसके बाद जितने भी लेक्चर्स हम डिस्कस करते हैं वो आप जाके टेलीग्राम जो ऐप है उसमें सर्च बार में अगर आप सर्च करोगे द हिंदू 365 बिना स्पेस के लिखोगे अगर इस चीज़ को, तो gkmonk.com एक चैनल सजेस्ट होकर के आएगा। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने का है। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो आप फाइल्स में जा करके इसके जितने भी हमारे जो आर्टिकल्स हैं पीडीएफ हैं उन सबको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 14-15 ही सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप इस चीज़ को उसके अनुसार सजेस्ट देख सकते हो कि कोई दूसरा चैनल आपको सजेस्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ चुके हैं हमारे एग्जामिनेशन में जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हमें एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के जो फैक्ट्स हैं उसको हमें याद करना है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो टाइप के क्वेश्चंस हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर चैप्टर के अंदर से, जो पीटी के अंदर आया था। ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं मेंस का बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जब चैप्टर एंड होगा आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो कि इसके बाद वाला चैप्टर है, तो आपको पता चल जाएगा इस दोनों का आंसर और मैं भी बता दूंगा। अभी भी बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको सोच करके रखो और उसके बाद इसके बारे में अपने मन में कैलकुलेशन करो जब मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, असर्शन देता है, एक स्टेटमेंट है कि शाह आलम टू स्पेंड द इनिशियल ईयर्स ऑफ एम्पायर आउटसाइड दिल्ली। शाह आलम दो अपने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष दिल्ली के बाहर बिताता है। यूपीएससी 2003 में पूछा गया था ये। इसका रीजन ये था क्यों वो बिताता है बाहर। रीजन ये था कि देयर वाज अ लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेशन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। विदेशी आक्रमण का खतरा था जिस वजह से वो बाहर अपना शुरुआती जो साम्राज्य का दिन है वो बाहर बिताता है। सिलेक्ट द आंसर्स for the option given below. Both A and R are true. जो स्टेटमेंट है assertion और इसका जो रीजन है दोनों एक दूसरे का ट्रू है। Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. मतलब assertion शाह जो है वो बाहर बिताया तो था लेकिन वो फॉरेन इन्वेजन की वजह से डर करके नहीं बिताया था बाहर। A is false but R is true. A is true but R is false. इस प्रकार से हम लोग को इसका आंसर देना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुगल एम्परर जहांदर शाह रीजन केम टू एन अर्ली एंड। मुगल बादशाह जहांदर शाह का जो साम्राज्य था वो बहुत जल्द अंत हो गया। क्यों हुआ? ऑप्शन ए, ही वॉज डिपोज्ड बाय हिज वजीर। वो अपने वजीर के द्वारा हटा दिया गया। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे गिर गया, स्लिप वाइल क्लाइंबिंग द स्टेप्स। ही वॉज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन अ बैटल। और या फिर वो सिकनेस की वजह से मर गया। तो इसका आंसर भी आपको नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ जो मुगल एम्पायर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मिलेगा। इंट्रोडक्शन क्या है इस वाले लेक्चर का? ये है कि देखिए सिनेरियो 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या सिनेरियो था हमारे इंडिया के अंदर। 18th सेंचुरी के अंदर मुख्यतः 3 प्लेयर्स थे। पहले मुगल्स जिनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था, उनका स्ट्रेंथ कम होता जा रहा था। फिर रीजनल पावर्स, जो कि कुछ रीजनल पावर्स थे जैसे कि आप साइड में ये सब देख सकते हो, इसमें लेजेंड्स में भी आप पढ़ सकते हो कि जो रीजनल पावर है उनको अलग फॉन्ट में लिखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर यहाँ पे जाट है, ये एक रीजनल पावर था। फिर आपका राजपूत्स, फिर इधर मराठास, फिर कुछ दिन के बाद औरंगजेब के मरने के बाद फिर इधर हैदराबाद भी जो है अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एक्स्ट्रा। तो ये सब रीजनल पावर्स थे जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर थे, जो कि रिबेल कर गए थे। मुगल साम्राज्य जो था 1707 जब तक औरंगजेब की डेथ हुई थी उस टाइम तक उसका बाउंड्री इतना दूर तक था। इधर बांग्लादेश से लेकर इधर ऊपर अफगानिस्तान का एरिया भी था, पाकिस्तान, लाहौर जो था वो पूरे इतने दूर तक था, पानीपत, दिल्ली इतने ऊपर में था यहाँ पे। इसके नेचुरल बाउंड्रीज हुआ करते थे इसके अंदर, जितने रिवर्स जो आते थे वो सब। और उसके हिसाब से जो है कि वो अलग अलग छोटे छोटे रीजन्स बांटा गया का था। उसके अंदर के जो छोटे छोटे जमींदार और ये लोग सब थे उनके बीच में आगे चल करके फिर जो है कि ये सब कैसे टूट टूट कर अलग होते हैं। मराठा जो है अपने आप में एक अलग
वो लोग स्टेट बना लेते हैं, राजपूत अपना अलग स्टेट बना लेते हैं, जाट्स, फिर इधर आपका बंगाल जो है वो भी मुगल के साथ होते हैं लेकिन वो लोग भी अलग बना लेते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड एक प्लेयर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टडी के लिए, वो है आपके फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि यूरोपियंस। ये जितने डॉट्स आप देख रहे हो पोर्ट्स में, ये सारे पोर्ट्स पे ही वो लोग सबसे पहले आए थे और धीरे-धीरे यहाँ से साम्राज्य उठा करके अलग-अलग स्कैटर्ड 3, 4, 5 जगह से फिर वो लोग इधर अंदर नॉर्थ के अंदर घुसते हैं और फिर अलग-अलग जो यूरोपियंस हैं पहले वो अपने आप में लड़ते हैं, उसके बाद जो है वो एक-दूसरे को हटा करके फिर यहाँ के जो रूलर्स हैं एक-एक करके उनके ऊपर हमला बोल करके या फिर उनको डिप्लोमैटिकली हरा करके उनके साम्राज्य को कैसे कब्जा करते हैं, यही पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सार है। और इन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं, वही हमें एग्ज़ामिनेशन के मेंस में आता है और उनके बीच में जितने फैक्ट्स जो यूज़ होते हैं, वो हमारे प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डार्क एज क्या होता है और क्यों कहा जाता है 18th सेंचुरी को डार्क एज। कुछ राइटर्स हैं जैसे इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, ये लोग बोलते हैं इसको डार्क एज था एक, ये पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क एज था। क्यों? क्योंकि ये फेज़ ऑफ ट्रांज़िशन था फ्रॉम मिडीवियल टू मॉडर्न। मिडीवियल उस टाइम पे जैसे मोनार्क था, आपका जो राजा का साम्राज्य चलता था। उसके बाद मॉडर्न पीरियड जो है वो तब आया जब टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लग गया और बहुत जगह पे जो है साम्राज्य राज खत्म होकर के और फिर डेमोक्रेसी और ये सब सारा कुछ शुरू हो गया मोस्टली सब जगह, जहाँ भी कॉलोनाइज़ था पहले उसके बाद। तो ये इस टाइम पे लेकिन जो था जैसे ब्रिटिश जब आए थे और ब्रिटिश के आने के बाद और इन दोनों के बीच का ये जो टाइम था, जैसे मुगल साम्राज्य 1707 तक चला था, औरंगजेब उस समय तक थे। उसके बाद धीरे-धीरे 50-60 साल के अंदर मुगल साम्राज्य बहुत नीचे डिटोरिएट हो चुका था और उन 50 साल के बाद कुछ और साल देखिए कि ब्रिटिश राज को अपना इसके अंदर जो दबाव है इंडिया के अंदर वो बनाने में उनको थोड़ा और टाइम लग गया और ये जो बीच का जो टाइम था उसको हम डार्क एज कहते हैं। तो ये जो डार्क एज था उसी के बीच में बहुत सारा केओस क्रिएट होता है। केओस मतलब अफरा-तफरी और एनार्की का एक माहौल रहता है कि उसमें कौन राजा है, कौन नहीं है। आम जनता को बहुत मुश्किल होता था। अनदिना जो है एक-दूसरे के राज पे हमला होता रहता था। जो ज़मींदार्स हैं, वो लोग अपने आप को एक सक्सेसर स्टेट डिक्लेयर करने लग जाते थे और फिर वही ज़मींदार जो हैं, फिर बाद में चल कर के प्रिंसली स्टेट्स में बँट गए। आपको जैसे पता होगा जब इंडिया का विभाजन हुआ था तो उस समय इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसली स्टेट 3 कैटेगरी था उस टाइम पर। तो यही जो ज़मींदार जो अपने आप को सक्सेसर स्टेट्स के द्वारा जो डिवाइड करने लग गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल राजपूतानास, फिर आपका इधर हैदराबाद हुआ, फिर बंगाल हुआ, यही आगे चल कर के प्रिंसली स्टेट्स बने। तो इस टाइम पे इसलिए भी डार्क एज कहते हैं क्योंकि इस समय कल्चरल स्टैग्नेशन होने लग गया था। कल्चरल स्टैग्नेशन मतलब जितने भी हमारे पास आर्टिशियंस थे, पेंटर्स थे, राइटर्स थे, वो लोग पहले मुगल साम्राज्य के दरबार में अपना आर्टिस्ट जो उनका जो स्टाइल है वो जैसे पोएट्री करें या फिर वो पेंटिंग करें, वो सारा कुछ वहाँ पे मुगल साम्राज्य के दरबार में दिखाया करते थे। वो लोग वहाँ से खरीदा भी करते थे और उसको दूसरे देश में उनको एज़ अ गिफ्ट भी दिया करते थे दूसरे राजाओं को। तो लेकिन जब ये बड़ा साम्राज्य जब खत्म हो गया तो आगे के जो किंग्स थे उनको उतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रहा नहीं, तो वो अपने विम्स एंड फैंसीज़ के अनुसार उनको काम करते थे। तो उनके पास जो है वो आर्टिशियंस के पास उतने ज़्यादा पैसे बचते नहीं थे, तो वो किसी और दूसरे ट्रेड में अपने आप को शामिल कर लिए। तो इससे क्या है कि इंडिया का जो कल्चरल जो जो हमें डेवलप करना चाहिए था, वो चीज़ डेवलप नहीं किया और बल्कि कि स्टैग्नेशन की जगह डिटोरिएट कर गया। फिर हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया 18th सेंचुरी। क्यों डिक्लाइन किया? क्योंकि देखिए उस टाइम पे इंडिया के अंदर में जो ये आर्टिशियंस थे, वो लोग हट करके ये अपना वो सब काम आर्टिस्ट वाला काम छोड़ करके वो फार्मिंग में आ गए। बहुत सारे ये जो बाहर से जो यूरोपियंस आए, वो लोग भी यहाँ से हम लोग का जो है कि बहुत सारा क्रॉप्स खरीद के शुरू-शुरू में क्रॉप्स खरीद कर के वो ले जाके बाहर बेचते थे, तो उस समय ठीक-ठाक पैसा मिलता था। जब तक उनका जो है कि पूरा वो लोग हमारे स्टेट्स के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर लिए, तब तक हमें ठीक-ठाक पैसा मिलता था। जिस वजह से भी जो है फार्मिंग की तरफ बहुत सारे लोग जो हैं वो डिवोट हो गए। और जैसा आपको पता है फार्मिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव एक क्षेत्र है, जिसके अंदर बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है।
और चूँकि लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर जो प्रॉफ़िट मार्जिन है वो थोड़ा कम है। और पहले जो आर्टिस्ट और ये स्किल बेस्ड आर्टिशियन जितने थे, पोएट्स थे, वो सब स्किल बेस्ड एक आपका प्रोफ़ेशन था। स्किल बेस्ड प्रोफ़ेशन में जो आमदनी होती है, सर्विसेज़ में जो आमदनी जो होती है वो गुड्स बेचने से या फिर जैसे फार्मिंग और एग्रीकल्चर जो है, ये सब से उसमें ज़्यादा अर्निंग होता है। तो इसमें धीरे-धीरे करके इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गए। इसके ऊपर और टॉपिंग ऑन द केक काम कर गया कि जैसे जब ब्रिटिश आ गए, तो उसके बाद उनकी जो रिजीम थी, उनकी जो साम्राज्य जो ब्रिटिश का था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव और रिप्रेसिव था। वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते थे इंडिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए उतना ज़्यादा हमें देते नहीं थे। और इस सब की वजह से जो है बहुत सारे सिटीज़ जो हैं, सिटी के सिटी जो है मतलब खाली करने का आदेश रहा होता था या फिर लोग ऐसे ही डर के मारे खाली कर देते क्योंकि बहुत बार ऐसा कि इन्वेडर्स भी आ गए थे ना बाहर से, जैसे अफ़गानिस्तान ये सब से ये लोग सब इन्वेड कर के यहाँ पे लूट-मार मचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो उस समय चूँकि एनार्की का सिचुएशन था और मुगल जो थे वो बहुत बड़े एक साम्राज्य पहले थे, उस समय किसी और का ऐसा हिम्मत नहीं होता था इस प्रकार का काम करने का। तो जिस वजह से ये प्लंडर्स जो बाहर से होते थे, उनको भी जो छोटे साम्राज्य हैं, उनको वो रोक नहीं पाते थे और इंडिया का इतना बुरा दुर्दशा हो गया। और इसी 1800 सेंचुरी के दौरान, 1 सेंचुरी के दौरान इंडिया जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एक कंट्री हो गया, जिस वजह से राइटर्स इसको डार्क एज कहते हैं। इसके बाद कुछ स्कॉलर्स आए, रिविजनिस्ट स्कॉलर्स, उन्होंने कहा कि नहीं, ये डार्क एज थ्योरी नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने 4 रीज़न्स बताए, क्यों नहीं है। उनका ऐसा कहना था कि ये जो 18th सेंचुरी है, वो एक एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। बिकॉज़ इस सेंचुरी के दौरान हम लोग देखें कि बहुत सारे जो रीजनल किंगडम्स हैं, वो इमर्ज हुए। एक जो यूनिटरी जो एक राज्य था आपका, मोनार्की जो राज था, उससे हट करके इनको एक हिम्मत हुआ कि वो खड़े हुए और एक फेडरल स्ट्रक्चर जो आज हम देखते हैं इंडिया का स्टेट्स का, वो कहीं न कहीं वहाँ से इंस्पायर्ड हो करके आया है। इकोनॉमिकली वो सब स्टेट्स भी जो थे वो अपने अनुसार वो उसके अंदर काम करते थे, जिस वजह से उनका अपना तरीका था इकोनॉमी जनरेट करने का और काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस थे। इनका इशारा जैसे बंगाल स्टेट की तरफ है, बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस था और बाकी तो इधर मराठा उतना प्रॉस्परस था नहीं, वो लोग लूट-मार से ही ज़्यादा कमाते थे। और जो टीपू सुल्तान का एक हैदराबाद जो प्रोविंस है, वो भी थोड़ा बहुत ठीक-ठाक था, लेकिन वो भी इकोनॉमिकली बिकॉज़ ऑफ वॉर, जो बहुत बार-बार वो लोग वॉर लड़ते थे, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर गया था। लेकिन फिर बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देते हैं, वो ये कहते हैं कि यूरोपियंस जो हैं वो इनॉग्रेट किए हमें हमारे सोसाइटी के अंदर एक रैशनल सोसाइटी। बिकॉज़ इंडियन सोसाइटी पहले बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत चीज़ों में, सती प्रथा और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। ब्रिटिश जब आए तो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर आने के बाद इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक जो है वो चेंज आया और इस वजह से भी ये डार्क एज आप नहीं बता सकते हो इस चीज़ को। इसके बाद ये भी कहते हैं कि 18th सेंचुरी के बाद अर्बनाइजेशन जो है वो आया। अर्बनाइजेशन उस समय जन्म लिया जो कि आज जवां होकर हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन का हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अर्बनाइजेशन उसी समय जब शिप का जो इनोवेशन हुआ था, उसके बाद यूरोपियंस जो इधर से उधर जो कॉन्टिनेंट में जाना शुरू किए, उसके बाद ही आप देखिए वो पोर्टुगीज़ जब इंडिया में आए थे, बहुत सारे पोर्टुगीज़ यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिए थे। यहाँ के लोगों लड़कियों से वो शादी-वादा करने शुरू कर दिए थे। तो जिस वजह से एक अर्बनाइज़ेशन का कल्चर जो है वो उस टाइम से शुरू हुआ और आज के डेट में वो पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देख सकते हो अर्बनाइज़ेशन के क्या-क्या फ़ायदे या नुकसान हैं। फिर यूनाइटेड इंडिया का जो एक डेमोक्रेसी का जो एक सपना था, वो कहीं न कहीं मोनार्क के रहते या फिर मुगल साम्राज्य के रहते पूरा नहीं हो सकता था। तो ये जो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ और जो ये 18 सेंचुरी जो ब्रिटिश जब आए इंडिया के अंदर, तो चूँकि उस समय तक ब्रिटिश में भी जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू हो चुका था आपका, तो इंडिया में भी कहीं न कहीं ये चीज़ का एक मशाल जलना शुरू हुआ और इंडिया आगे चल कर के डेमोक्रेटिक कंट्री एक बना। तो 1700 से लेके 1800 के बीच के अंदर, अगर हम इस चीज़ को पूरा पढ़ना है हमें, यूनिट 1 में हम इसी को पढ़ेंगे 1700 से 1800 के बीच का पूरा हैपनिंग्स, तो हम इसको 3 थीम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला थीम 1, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। थीम 2, राइज़ ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, जो कि आपके मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के बीच में। ऑटोनोमस स्टेट जैसे मराठा, राजपूताना, पंजाब, फिर अवध, तो ये सब सारे बंगाल, तो ये सब सारे स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे थीम 2 में। और थीम 3, राइज़ ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी, कि किस तरह वो एक-एक करके मराठा से लड़े,
अवध को अपने साइड किया, बंगाल से उन्होंने फरमान जारी करवा के बात की। तो अलग-अलग स्टेट से लड़ करके उनको अपने अंदर लिया या फिर उनको हटाया अपने नक्शे से, और उसके बाद उनकी जो बाद में कॉलोनियल पीरियड, जो प्रॉपर कॉलोनियल पीरियड इंडिया के अंदर, वो शुरू हो गया आपके 18th सेंचुरी के मिडिल से या फिर थोड़ा-सा 18th सेंचुरी के बाद से। तो नेक्स्ट आर्ट जो लेक्चर्स आएगा हमारा, उसमें हम ये सब थीम 1, 2, 3 डिस्कस करेंगे, और तब हम लोग जो है तीसरे चौथे लेक्चर तक यूनिट 1 हमारा समाप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप नेक्स्ट लेक्चर्स भी देखोगे। थैंक यू।